नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी पुस्तक में अगर प्रस्तावना आपके पास लिखित हो या पुस्तक पर प्रिंट हो तो आप उस प्रस्तावना को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रस्तावना हमें 4 बातों के बारे में बताती है। एक तो प्रस्तावना में संविधान का स्रोत क्या है, इस बात का जिक्र है। सरकार की प्रकृति कैसी होगी, इस बात का जिक्र है। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, इस बात का जिक्र है। संविधान कब से लागू होगा, इस बात का जिक्र है। प्रस्तावना हमें भारतीय संविधान की 4 बातों के बारे में बता रही होती है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। आज हम 2 या 3 चीजों को ही इसमें कवर कर पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत जनता है। जी हाँ, संविधान का स्रोत जनता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान का स्रोत क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या जनता, आपका उत्तर क्या रहेगा? जनता। ऑप्शन कुछ भी हो, यदि ऑप्शन में जनता आएगा तो आंसर जनता ही लगाइएगा। अगर जनता नहीं होता है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा वो लगाइएगा, लेकिन आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो उसमें जनता जरूर रहेगा। तो महत्वपूर्ण है कि संविधान का स्रोत जनता है। कैसे है इस बात को भी देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसी शब्दावली उल्लेखित है। प्रस्तावना की हम पढ़ेंगे तो यही सबसे पहले आता है कि हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत हो रही होती है। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली उल्लेखित है। इस शब्दावली से 2 बातें स्पष्ट हैं। इस शब्दावली से 2 बातें स्पष्ट हैं। देखिएगा वो 2 बातें कौन सी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर है। उन 2 बातों के बारे में देखते हैं कि संविधान का स्रोत जनता है तथा भारत में जनता सर्वोच्च है। प्रश्न 2 बन गए यहाँ पर। प्रश्न 2 बन गए। क्या? संविधान का स्रोत क्या है? जनता। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर जनता? ऑप्शन रहेगा जनता। वही सेम कंडीशन, ऑप्शन कैसे भी हो, अगर इनमें से कोई नहीं तो ये ऑप्शन टिक करिएगा और ऑप्शन में जनता है तो जनता ही लगाइएगा। क्लियर है? संविधान का स्रोत जनता है और भारत में जनता सर्वोच्च है। एक जो यहाँ बता दें कि हम भारत के लोग, ये है दरअसल इसको यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस की जो प्रस्तावना है, जो चार्टर है, वहां से लिया गया है। वहां शुरुआत होती है वी द नेशन और हमारे यहाँ शुरुआत होती है वी द पीपल। क्लियर है? वहां से इस बात को लिया गया है। यूएन का जो चार्टर है वहां की जो शुरुआत होती है वी द नेशन, इस बात का जिक्र भी सबसे पहले रूसो एक दार्शनिक थे, उनकी रचनाओं में मिल रहा होता है। प्रश्न बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा। आपकी जो भी परीक्षाएं हैं वहां अगर कोई फैक्ट के रूप में आ जाए कि इनमें से कौन सा कथन सही है अथवा सही नहीं है, तो उसके लिए बेहद रूप से ध्यान रखिएगा कि हम भारत के लोग, ऐसा माना जाता है कि यूएन के चार्टर अधिनियम से लिया गया है और वहाँ जो चार्टर अधिनियम में शुरुआत होती है वी द नेशन से होती है। वी द नेशन का सर्वप्रथम जो जिक्र है वो रूसो, जो कि एक दार्शनिक थे, उनकी रचनाओं में मिल रहा होता है। क्लियर? आइए अब हम, ये तो स्रोत हो गए। दूसरी बात करते हैं सरकार की प्रकृति कैसी है। तो याद रखना, सरकार कहें या राज्य कहें, प्रस्तावना से राज्य अथवा सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना अथवा राज्य, प्रस्तावना से राज्य अथवा सरकार का स्वरूप या प्रकृति स्पष्ट होती है। कैसे? तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें 4 बातें हैं स्वरूप या राज्य का। एक तो प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि सर्वोच्चता है हमारे अपने खुद के निर्णय लेने की। चाहे हम आंतरिक मामलों में खुद के निर्णय ले रहे हों या बाहरी मामलों में खुद के निर्णय ले रहे हों। देखिएगा, आंतरिक मामले क्या होते हैं? जो कि अपने राज्य के अंदर निर्णय लिए जा रहे हों सरकार द्वारा, वो आंतरिक मामले हो गए। जो बाहर के हों, जैसे हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होना है या नहीं होना है, हमें किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अपना मत देना है
अथवा नहीं देना है, ये सब हमारी बाहरी स्वतंत्रता है। और आंतरिक स्वतंत्रता हमारे देश के खुद के निर्णय होते हैं कि किसी राज्य का हमें नाम परिवर्तन करना है या नहीं करना है, इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो प्रभुत्व संपन्न है भाई, भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। सबसे पहला स्पष्ट तो ये है यहाँ से कि जो सरकार या राज्य की प्रकृति कैसी है, तो भाई वो प्रभुत्व संपन्न है। दूसरी प्रकृति है कि भाई हमारे यहाँ समाजवाद है। समाजवाद क्या है? अर्थात संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि राज्य के जो भी संसाधन हैं या देश के जो भी संसाधन हैं उस पर राज्य अथवा सरकार का मतलब नियंत्रण होना। यानी कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो भाई उससे टैक्स लिया जाएगा, सब में बांटा जाएगा। समाजवाद इसी को कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समाजवाद वर्तमान में 1991 में आई एलपीजी लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के बाद यह शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें याचिकाएं भी लगाई जा चुकी है कि समाजवाद शब्द को भारतीय प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से अब हटा देना चाहिए। वो एक अलग मसला है, क्या निर्णय रहेंगे क्या नहीं, इसके बारे में हम तभी चर्चा करेंगे। आते हैं तीसरी जो हमें प्रकृति मालूम पड़ती है राज्य अथवा सरकार की। पहली प्रकृति थी कि प्रभुत्व संपन्न था, दूसरी समाजवाद, तीसरी थी पंथ निरपेक्ष। प्रश्न आपको देता हूं, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन 1 है आपके पास प्रस्तावना, ऑप्शन 2 है आपके पास में अनुच्छेद 25, ऑप्शन 3 है आपके पास 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है आपके पास ना तो 1 ना तो 2। अब इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोग ऑप्शन 1 देंगे प्रस्तावना, लेकिन इस यहां से यहां तक पढ़ने के बाद आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आइए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर आप खुद ही बता दोगे। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी एक धर्म के साथ व्यवहार करेगा। क्लियर है? पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या उल्लेख है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। ध्यान रखना, कई लोग पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष पढ़ लेते हैं, तो धर्म निरपेक्ष वैसा भारत कभी नहीं है रहा है। भारत हमेशा धर्म निरपेक्ष तो शुरू से ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना जो शब्द है वो पंथ निरपेक्ष राइट है। क्लियर है? पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी एक धर्म के साथ व्यवहार करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। जो आपका उत्तर था वो अब आएगा। ध्यान रखिएगा, ना तो देखिए, ना तो राज्य धर्म का विरोधी है और ना ही समर्थक है। पहला पॉइंट। मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख था। आपका उत्तर आ चुका होगा। उत्तर क्या रहेगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 25 दोनों में। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जबकि अनुच्छेद 25 में मूल संविधान से ही था। तो यहाँ ऑप्शन आप लगाएंगे ए और बी दोनों, 1 या 2 दोनों। क्लियर है? मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख था। एक महत्वपूर्ण, संविधान सभा के एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद। बड़े दूरदृष्टा रहे होंगे अपने समय में, यानी कि जब संविधान का गठन हुआ तो संविधान सभा के बड़े ही कह सकते हैं कि एक्टिव मेंबर रहे होंगे, जिन्होंने उस समय संविधान सभा में कह दिया था कि हमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द रखना चाहिए, और उनका यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था और उन्हीं की सोच काम की कि 42वें संविधान संशोधन में ये हमें रखना ही पड़ा। तो याद रखिएगा, ब्रजेश प्रसाद, आप ऐसे इसको लिखिएगा अपने नोट्स में। संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, परंतु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। आगे देखिएगा, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं बड़े ही मतलब डिटेल में आ रहे हैं, कंसेप्ट आपसे पूछना जा रहा है। तो क्या है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, निर्णय था 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल किया गया था।
प्रश्न उसी तरह पूछे इनमें से क्या सही है क्या नहीं। तो याद रखिएगा, आपको मान लो कि पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह प्रश्न आ जाए। ऑप्शन होंगे, ना तो राज्य धर्म का विरोधी है ना ही समर्थक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मूल संविधान के अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। तीसरा हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्य ब्रिजेश प्रसाद ने प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, परंतु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। नंबर 4 हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल नहीं किया था। ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला, और जबकि क्या था, स्वीकार किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, आधारभूत संरचना में शामिल किया था। एक निर्णय और याद रखिएगा, एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य, एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य, ये मामला 1994 था और इस मामले में भी पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा अथवा भाग माना था। याद रखिएगा, 3 चीजें हमें क्लियर होती हैं कि प्रस्तावना से कि राज्य का स्वरूप अथवा सरकार की प्रकृति कैसी है, तो संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। अगली चीजें मालूम पड़ती है कि राज्य की प्रकृति कैसी है, तो राज्य की प्रकृति लोकतांत्रिक है, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। अर्थात भारत का जो मुखिया है राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया होता है। इसलिए भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां 5 साल में 3 प्रकार की सरकारें चुनने का अवसर जनता को मिल रहा होता है। अगली विशेषता क्या है, तो भाई अगली विशेषता है कि संविधान की अथवा सरकार की, अथवा कह सकते हैं कि सरकार की, राज्य की प्रकृति कैसी है, तो भाई प्रकृति की अगली विशेषता है कि गणराज्य हमारे यहाँ रिपब्लिक है। क्लियर है, अर्थात देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि भारत गणराज्य कब बना। लोगों का उत्तर यह होता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसी दिन संविधान लागू होने के कारण 26 जनवरी 1950 से भारत गणराज्य बना। तो याद रखिएगा, थोड़ा डाटा गलत आप बोल रहे हैं महोदय। यहाँ जो राइट आंसर ये रहेगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी। संविधान लागू हुआ था, अच्छी बात है, लेकिन प्रस्तावना भी लागू हुई थी और उसी प्रस्तावना के लागू होने के कारण ही 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना लागू हुई और इसी कारण 26 जनवरी 1950 से भारत भी लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 3 प्रश्न यहाँ देखिए, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है और एक गणतंत्र भी आप मानिए। देखिए, लोकतंत्र हो, जनतंत्र हो, प्रजातंत्र हो अथवा गण हो, इन सब का मतलब क्या होता है, लोग अथवा जनता। याद रखिएगा, तो ध्यान रखना एक चीज यहाँ दूसरी बता रहा हूं कि भाई लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, इन सब का मतलब है डेमोक्रेसी अथवा मतलब शासन में जनता की भागीदारी। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक, निर्वाचन। क्लियर है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जहां लोकतंत्र है वहां गणराज्य भी हो यह आवश्यक नहीं है। क्या, जहां लोकतंत्र हो वहां गणराज्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, उदाहरण है इंग्लैंड। परंतु जहां गणतंत्र है वहां लोकतंत्र होगा ही होगा। देखिएगा, राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं और ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे की चर्चा प्रस्तावना को लेकर के हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।